गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 9 राष्ट्रीय आय। सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय अर्थात क्या, ये किस लिए बनाया गया है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो राष्ट्रीय आय यह वृहद अर्थशास्त्र का एक आधारभूत ख्याल है जो राष्ट्रीय आय के ख्याल में संपूर्ण अर्थतंत्र की आर्थिक प्रवृत्तियों को मापने का प्रयास किया जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और उस अर्थतंत्र के कार्य का मापदंड है। राष्ट्रीय आय से हमें उस अर्थतंत्र की आर्थिक स्थिति का परिचय प्राप्त होता है। यदि अर्थतंत्र की राष्ट्रीय आय बढ़ती हो तो सामान्य रूप से वह स्वस्थता का प्रतीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि अर्थतंत्र की राष्ट्रीय आय कम हो या धीरे धीरे बढ़ती हो तो हम कह सकते हैं हमारा अर्थतंत्र है वो बीमारी का प्रतीक है, स्वस्थ नहीं है। किसी भी देश के आर्थिक आय की समृद्धि के मापदंड के रूप में राष्ट्रीय आय का उपयोग होता है। सामान्य रूप से किसी भी देश में वर्ष दौरान पूंजी, श्रम, प्राकृतिक संपत्ति का उपयोग करके अंतिम वस्तु और सेवाओं का हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और उसे बाजार मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। राष्ट्रीय आय में जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी जैसी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। दो देशों की तुलना के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय वास्तव में क्या है, ये किस लिए सर्जित होता है, किस तरह इसे माप सकते हैं, इसकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कौन कौन सी समस्या इससे सर्जित होती हैं। देश की मौद्रिक आय जानना हो, वास्तविक आय जानना हो तो इन सभी बातों का परिचय हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आय का अर्थ। सामान्य अर्थ यह है कि वर्ष दौरान देश में कृषि, उद्योग, सेवा के क्षेत्र में कुल उत्पादन होता है और उसके मौद्रिक देश को देश की राष्ट्रीय आय हम कह सकते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय 128 लाख करोड़ रुपया है तो इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान 128 लाख करोड़ रुपए की चीज़ वस्तुओं का हमने क्या किया था, उत्पादन किया था। अल्फ्रेड मार्शल यह कहते हैं कि वर्ष दौरान देश में श्रम, पूंजी, प्राकृतिक संपत्ति, भूमि संयोग से जिन भौतिक और अभौतिक वस्तु का हम शुद्ध उत्पादन होता है वह क्या है, हमारी राष्ट्रीय आय है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में चीज़ वस्तु सेवा का शुद्ध उत्पादन पर भार दिया गया है, जिससे यह उत्पादन लक्ष्य भी हम कह सकते हैं। इरविंग फिशर वर्ष के दौरान देश के नागरिकों ने जिस प्रमाण में वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष उपयोग किया है वह क्या है, राष्ट्रीय आय। उन्होंने कहा है कि भौतिक और अभौतिक वस्तु वह उपयोग लक्ष्य कही जाती है। इसी तरह एशी पिहू ने बताया है कि राष्ट्रीय आय यह वस्तु और सेवा का एक ऐसा प्रवाह है, एक ऐसा तत्व है जिसका भुगतान हम किसके द्वारा करते हैं, मुद्रा के द्वारा, जिसे आसानी से मुद्रा में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी आय सहित समाज की कुल आय को मुद्रा द्वारा सरलता से हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। प्रोफेसर पिगू ने मुद्रा पर भार दिया है, जिससे यह परिभाषा मुद्रा लक्ष्य हम कह सकते हैं। इसके कुछ अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपने निष्कर्ष बताए हैं परिभाषाओं द्वारा। तो पहला है, राष्ट्रीय आय वर्ष के निश्चित समय में हुई आय को माप सकते हैं। राष्ट्रीय आय से अंतिम वस्तु और सेवा को ध्यान में भी ले सकते हैं। राष्ट्रीय आय द्वारा हम अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक राष्ट्रीय आय है, जैसे कि कितने साधन हैं, उनके मरम्मत के लिए घिसाई खर्च निकालने के बाद हम राष्ट्रीय आय को गणना में ले सकते हैं और वस्तु और सेवा का जो भी उत्पादन हमने किया है अथवा उपयोग भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो वर्ष दौरान पूरे वर्ष में 4 साधनों द्वारा राष्ट्रीय आय के उत्पादन में योगदान के बदले उन्हें प्राप्त कुल आय का योग ही हमारा राष्ट्रीय आय है। तो ये 4 साधन क्या हैं, तो राष्ट्रीय आय में भाड़ा है, वेतन है, ब्याज और लाभ है। दूसरा है राष्ट्रीय उत्पाद। वर्ष दौरान उत्पादन के साधनों द्वारा देश के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है, इनके अंतिम स्वरूप में वस्तु और सेवा का कुल उत्पादन करके
वर्ष दौरान देश की विविध इकाइयों द्वारा वस्तु और सेवा का राष्ट्रीय उत्पाद हम कह सकते हैं। इसमें 4 चीज़ कौन सी है? तो कृषि है, उद्योग है, सेवा है और कृषि उत्पाद है। यदि इसमें सरकार का हस्तक्षेप न हो अथवा कि कर न लगाया जाए, तो विदेशी व्यापार न हो, तो आयात निर्यात, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन एक समान होगा। लेकिन राष्ट्रीय आय से ये अधिक हो सकता है, क्योंकि कर के कारण कीमत उत्पादन खर्च से अधिक होती है और इसके उपरांत उत्पादकों द्वारा सरकार से प्राप्त जो सब्सिडी है, इसके कारण राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय आय से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। यह क्या है? तो इसके सिद्धांत के रूप में बताया, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक है अलिप्त अर्थतंत्र, दूसरा है खुला अर्थतंत्र। अर्थतंत्र एक ऐसा अर्थतंत्र है जिसमें विदेश व्यापार की कोई भूमिका नहीं होती। इस प्रकार के अर्थतंत्र का अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यवहार नहीं होता, जैसे कि वस्तु हुई, सेवा हुआ, आयात निर्यात नहीं होता अर्थात। और इस तरह से अर्थतंत्र स्वावलंबी अर्थात स्वनिर्भर होता है। जबकि खुला अर्थतंत्र में विदेश व्यापार की भूमिका होती है। कुछ कार्य सरकार करती है और कुछ क्या करती है, दूसरे देशों के साथ में आयात निर्यात द्वारा हम संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पर सरलता के लिए हम राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को सिर्फ अलिप्त अर्थतंत्र के संदर्भ में हम समझेंगे। जैसे कि आय और खर्च का चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए अर्थतंत्र को 2 विशाल क्षेत्रों में बांटेंगे। एक धंधा की पीढ़ी, दूसरा है साधन के मालिक। इकाइयाँ या उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक साधन क्या हो सकते हैं, जैसे कि भूमि हुई, पूंजी हुए, श्रम परिवारों के पास से हम खरीद सकते हैं। इस तरह धंधे में उसका उपयोग करके उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार साधन परिवार से इकाइयों की तरफ आते हैं और साधनों का उपयोग के बदले इकाइयाँ परिवार के साधन मालिकों को भाड़ा देती है, वेतन देती है, ब्याज देती है तथा लाभ का मुआवजा चुकाते हैं। इस प्रकार मुद्रा का प्रवाह इकाइयों से परिवार की तरफ आता है। तो बच्चों देखो, ये आकृति में हमने ये चक्रीय प्रवाह की आकृति है। इसमें अलग अलग किस तरह से हमने चारों चीज़ों का उपयोग किया, भूमि का, पूंजी का, श्रम नियोजकों का, फिर और वस्तु का हम लास्ट में क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इकाई इन साधनों की मदद से जिन चीज़ वस्तु का उत्पादन करती है, सेवा करती है और इसका विक्रय करती है, बाजार में और परिवार में चीज़ वस्तु और सेवा को खरीदती है, जिससे क्रय शक्ति बढ़ती है और परिवार वस्तुओं को खरीदने के बदले मुद्रा चुकाते हैं, जिससे वह फिर से इकाइयों की तरफ वापस आती है। इस तरह से ये चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। वस्तु का विक्रय होगा तो इकाइयों के पास पैसा आएगा, इकाइयों के पास जब मुद्रा आएगी तो वो क्या करेगी, फिर से इकाइयों में कहीं ना कहीं निवेश करेगी। इस तरह से मुद्रा के प्रवाह को उत्पादन, आय, खर्च यानी राष्ट्रीय आय को चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह अर्थतंत्र को निरंतर सक्रिय बनाता है और राष्ट्रीय आय को 3 प्रकार से माप सकते हैं। एक उत्पादन से, दूसरा आय से, तीसरा है हमारे खर्च से। साधन परिवार से इकाई तरफ, मुआवजा इकाई से परिवार की तरफ बहता है। वस्तुओं इकाई के परिवार की ओर, भुगतान परिवार से इकाई की ओर बहता है। परंतु याद रहे कि अलिप्त अर्थतंत्र है। वास्तव में खुला अर्थतंत्र देखने को मिलता है, जिसमें सरकार की भूमिका होती है। अर्थतंत्र में बचत भी होती है, आयात निर्यात का अस्तित्व भी होता है और ऐसे अर्थतंत्र में बाजार के आधार पर चक्रीय प्रवाह को समझ सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर 1 था, लेसन नंबर 9 का। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आंसर निकलते हो स्वाध्याय में, वो आपको लिखने हैं तथा याद करना है। थैंक यू।